व्यवस्था को लागू किया। एक जो कैंडिडेट 4 साल के लिए इंडियन आर्मी को सर्व करेगा, उसके बाद उसका भविष्य क्या होगा। तो सबसे बड़ा तो सवाल है कि उसके बाद उसका भविष्य किस प्रकार का होगा। रही बात उन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की जो सरकार के द्वारा दिखाई जा रही है, बताई जा रही है कि आफ्टर 4 इयर्स जो भी कैंडिडेट 4 साल इंडियन आर्मी को सर्व करेगा वो बाकी डिपार्टमेंट्स में और बाकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकता है। बट सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर आप पिछले कुछ सालों का इतिहास देखो तो सरकारी नौकरियां पूरे तरीके से सूख चुकी हैं। तो अगर रेगुलर कंडीशंस में ही सरकारी नौकरी नहीं आ रही हैं तो हम कैसे मान लें कि हर साल ये जो 35,000 अग्निवीर आ रहे हैं इनको प्लेसमेंट मिल पाएगा। दूसरा ये है कि जो 4 साल का समय है ये बहुत कम समय है सैनिक के लिए सेवा देने के लिए। हम अभी भी देखते हैं कि लोग 15 साल 20 साल सर्व करते हैं, उसके बाद जब वो सोशल लाइफ में आते हैं और नौकरी ढूंढते हैं तो उनके पास क्या ऑप्शन रह जाता है, या तो वो गार्ड बनते हैं या वो बॉडी गार्ड बनते हैं। इसके अलावा कौन सा अदर अल्टरनेटिव नहीं है हमारे पास। हमें ये कहा जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर जो है उनको जॉब प्रोवाइड करेगा। प्राइवेट सेक्टर किस आधार पर जॉब प्रोवाइड करेगा? आपके पास एक रेगुलर डिग्री नहीं होगी, एक प्रोफेशनल डिग्री नहीं होगी। बट यहाँ पे हिमांशु जी मैं आपको रोकना चाहूँगी, मैं आपसे बात करूँगी कि आपको 17 साल की उम्र में आप 10वीं करके, जहाँ 10वीं में बच्चे का भविष्य कुछ नहीं होता है, ना वो डिसाइड कर पाता है कि उसे किस और जाना है। और जो उत्तराखंड की तरफ हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई देता है वो आप बेहतर जानते हैं। यहाँ का एजुकेशन पैटर्न अगर आप बात की जाए तो वो आप बेहतर जानते हैं। ऐसे में जो ये नौकरी जो दी जा रही है 17 साल की उम्र में 4 साल के लिए, इसमें जो इनकम जो उस बच्चे को मिल रही है कि वो 22 साल में अगर निकलता है तो उसको जो अमाउंट मिल रही है क्या वो काफ़ी नहीं रहेगी उसका भविष्य सुरक्षित करने में? मैम ये बहुत शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। अगर हम ये देख रहे हैं कि हमें 4 साल के लिए नौकरी मिल रही है तो हमें ये भी देखना चाहिए कि वो 4 साल हमारे फाउंडेशन ईयर्स होते हैं। उन 4 साल में बच्चा एनडीए की प्रिपरेशन करके जीवन भर आर्मी ऑफिसर बन सकता है। उन 4 साल में बच्चा बीटेक करके इंजीनियर बन सकता है और आने वाले अपनी ज़िंदगी के 35-40 साल सिक्योर कर सकता है। हम 4 साल की नौकरी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन व्हाट आफ्टर 21, जब 21 साल का बच्चा हो जाएगा उसके बाद वो क्या करेगा? 21 साल की उम्र में आप रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, आप 25 साल की उम्र में रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, उसके बाद आप उसे किस सहारे छोड़ रहे हैं? क्या आप उसे कोई प्रोफेशनल डिग्री दे रहे हैं? क्या आप उसे टेक्निकल नॉलेज दे रहे हैं? क्या आप उसे ऑफिसर्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं? फॉर एग्जांपल अगर ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो अपने आप में केवल 6 महीने का है, 6 महीने में आप ऐसा क्या परिवर्तन कर देंगे बच्चे के अंदर, कैंडिडेट के अंदर, कि वो जब जॉब मार्केट में जाएगा 4 साल बाद तो उसको नौकरी मिलेगी। 15 साल के बाद भी जो हमारे फौजी लोग होते हैं उनको भी गार्ड के अलावा और कोई नौकरी नहीं मिल रही है। यहाँ पर हम आपको बता दें, शॉर्ट सर्विस कमीशन करके जो लोग रिटायर होते हैं हमने उनको देखा अभी राजा जी में 2 जो रेंजर हैं वो आर्मी से रिटायर होकर के आए हैं और इस समय रेंजर हैं वो। तो क्या ये एक एग्जाम्पल नहीं है? मैम उसके लिए एग्जाम क्लियर करना होता है। एक्चुअली जब ये लोग रिटायर होकर आते हैं तो सरकार की तरफ से कुछ कंसेशंस मिलते हैं, राइट? जैसे कट ऑफ होता है, अगर जनरल की बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर 100 कट ऑफ हो रहा है तो इनका 70-75 तक जाएगा। अभी इसके ऊपर भी बड़ा सवाल है कि जो कट ऑफ जो हम सहूलियत दे रहे हैं रिटायर्ड पर्सन को, क्या इन 4 साल के बच्चों को मिलेगी? 4 साल बाद क्या इन लोगों को भी भूतपूर्व सैनिक कंसिडर किया जाएगा? जब ये लोग एग्जाम में बैठेंगे क्या इनको भी रिजर्वेशन मिलेगा? अगर इन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलता तो इनके साथ अन्याय है, अगर इन्हें रिजर्वेशन मिलता है तो बाकी कैंडिडेट के साथ अन्याय है जो लगातार 4 साल से 5 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोनों कंडीशंस में अन्याय तो स्टूडेंट के साथ ही हो रहा है। तो हिमांशु जी कहीं ना कहीं अगर आप बात करें योजना की, अग्निपथ योजना की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार ने जो इसका एक पूरा फॉर्मेट होना चाहिए तो वो क्लियर नहीं कर रहा है। अभी जो सही से समझ आना चाहिए था कि इसमें क्या होना है क्या नहीं होना है, ये ना सोच करके युवाओं ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, या कहीं ना कहीं कुछ लोग उनका दिशा भ्रमित उन्हें कर रहे हैं, उनको सही गाइडेंस नहीं दिया जा रहा है। तो ये आप क्या देखते हैं इस तरह से कि सरकार को जो ये योजना है ये युवाओं को सही से समझानी चाहिए थी, इसको क्लियर किया जाना चाहिए था? मैम इसमें सबसे ज़्यादा राजनीति हो रही है। ये सत्ता पक्ष की तरफ से भी हो रही है और ये विपक्ष की तरफ से भी हो रही है। सत्ता को एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए था अपने किसान आंदोलन से। किसान आंदोलन में भी सेम प्रॉब्लम थी, आपने क्लियर मैसेज नहीं दिया कि एक्चुअल में क्या होगा, जिसका फ़ायदा विपक्ष ने उठाया। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, आप क्लियर नहीं बता रहे हैं कि होगा क्या, इसका फ़ायदा विपक्ष उठा रहा है। इसका सबसे बड़ा नुकसान स्टूडेंट को हो रहा है। वो अपनी किताबें छोड़कर, अपने इंस्टीट्यूट छोड़कर, अपने स्टडी टेबल छोड़ के सड़कों में, बसों में आग लगा रहे हैं, ट्रेन में आग लगा रहे हैं। सरकार को ये बताना चाहिए कि जिन लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, जिन लोगों की ज्वाइनिंग है, क्या अब वो अग्निवीर बनेंगे या फिर वो नॉर्मल जो रेगुलर आर्मी है उसका पार्ट होंगे? इस सवाल का जवाब नहीं है किसी के पास।
दूसरा सवाल का जवाब अभी ये नहीं मिल पा रहा है कि अगर ये इतना ही महत्वपूर्ण था, तो इसको हमें बिल बनाकर संसद के थ्रू पास करवाना चाहिए था, ताकि लोकसभा में इसके ऊपर चर्चा होती, राज्यसभा में चर्चा होती। अगर चर्चा होती तो हमें पता चलता कि इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। अभी क्या होता है कि हमें जो नॉलेज मिल रहा है वो फेसबुक से मिल रहा है, व्हाट्सएप से मिल रहा है, जिसकी वजह से छात्र कहीं ना कहीं देखा जाए तो गुमराह हो रहे हैं। धन्यवाद हिमांशु जी। हम बात करेंगे यहाँ पर जो स्टूडेंट मौजूद हैं, जो छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे बात करना चाहेंगे कि वो किस तरह अग्निपथ को देख रहे हैं, क्या है अग्निपथ, क्या उसके बारे में उन्हें पूरी जानकारी है या आधी अधूरी जानकारी के साथ वो सड़कों पे उतर गए हैं। हमारे साथ आकांक्षा यहाँ पर मौजूद थी, उनसे हम बात करना चाहेंगे क्योंकि महिला पुरुष दोनों के लिए अग्निपथ है कहीं। आकांक्षा, आपसे बात करते हैं। आकांक्षा, अग्निपथ योजना केंद्र सरकार की, कैसे आप इसको देखती हैं? सबसे पहले अगर इस योजना के बारे में हम बात करें, जैसे कि अभी सर ने डिस्क्राइब कर ही दिया, बेसिकली गवर्नमेंट का भी जो मोटिव है इसे लाने का, वो जो कॉलोनियल पीरियड की जो छाप है हमारी आर्मी के ऊपर, उसे हटाने का है। बट एक्चुअल में इस योजना को जब लेके आए थे तो इट शुड बी ऑन अ पायलट बेसिस, यानी कि उसे एक चेकिंग पीरियड के लिए रहना चाहिए था। जब वो एक चेकिंग पीरियड के लिए आती तो वहाँ पे सरकार है उसे भी पता चलता, युवा जो है उनको भी पता चलता कि इस योजना के क्या प्रोस हैं, क्या कॉन्स है, किस तरीके से हमें फ़ायदा हो सकता है, किस तरीके से हमें फ़ायदा नहीं हो सकता है, और फिर हम इसे एक परमानेंट बेसिस पे स्टार्ट कर सकते थे। एकदम से एक ऐसी नई चीज़ का युवाओं के बीच में आना, और उसमें भी जो मिसकम्युनिकेशन है सरकार और युवाओं के बीच में, उसके होने की वजह से जो आज के टाइम पे हमें इतना बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, ये बिल्कुल भी किसी भी देश के लिए, किसी भी ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं है। ऐसे कोई भी डेमोक्रेसी आगे कैसे बढ़ पाएगी अगर इस तरीके की चीज़ें आपको देखी जाएगी। बहुत बड़ी बात है आकांक्षा, आपने बहुत बड़ी बात रखी है कि जिस तरह से युवा विरोध कर रहे हैं, ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ा खतरा है, और जो निरंतर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे साथ एक्स आर्मी से मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। ये रविंदर जी हैं, महा रेजिमेंट में आपके। हम आपसे जानना चाहेंगे किस उम्र में आप भर्ती हुए थे, कब आप सेवानिवृत्त हुए, और अब आप इस इंस्टीट्यूट में क्या कर रहे हैं? मैम, मैं रविंदर दत्त हूँ, भूतपूर्व सैनिक। 18 साल की उम्र में मैं भर्ती हो गया था और सेना से 19-20 साल सेवा करके 2020 में रिटायर हुआ। वर्तमान में राज्य की जो आगामी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी कर रहा हूँ। जो केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना स्कीम लाई गई है, वो योजना, वो स्कीम अच्छी है, बढ़िया है, लेकिन उस योजना में अभी काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है। वह योजना को संपूर्ण और समग्र नहीं कहा जा सकता, क्योंकि युवाओं का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम और जो फेस आ रही है आजकल पूरे देश में, हम पूरे राज्यों में देख रहे हैं, जो ये उत्पाद या जो भी दंगा मचा रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि युवाओं के अंदर निश्चिंतता का भाव, मतलब जो है अभाव है, वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। मैम, 4 साल के लिए इसमें सेवा के लिए रखा जाएगा और 6 महीने की ट्रेनिंग बताई गई है, जबकि मेरा ये मानना, मेरा खुद का अनुभव ये रहा है कि 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद भी एक पूर्ण रूप से सैनिक नहीं बन पाता है। उन्हें यूनिट में जाने के बाद भी कुछ ट्रेनिंग, कुछ कैडर्स कराए जाते हैं ताकि वो एक पूर्ण अनुभवी सैनिक बन सके और उन्हें पोस्ट पे या ऑपरेशनल में या और एक्टिविटी में मतलब उन्हें लगाया जा सके। अगर आप देखें कि ये 4 साल के अंदर भी 25% सैनिक रहेंगे और 75% जो हैं वापस सिविल में आ जाएंगे, तो जो 75% वापस आएंगे उनके लिए क्या योजनाएं सरकार ने बनाई है। अगर वो एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में आएंगे, तो जो हम रेगुलर वाले जो एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में आए हैं और सरकार द्वारा राजकीय सेवाओं द्वारा 5% आरक्षण दिया जाता है, तो 4 साल वाले को किस आधार पे उन्हें एक्स सर्विसमैन माना जाएगा? क्या उन्हें एमएच मिलिट्री हॉस्पिटल की सुविधाएं मिलेंगी? क्या उन्हें कैंटीन की सुविधाएं मिलेंगी? और अगर उन्हें मिलेंगी तो फिर रेगुलर वालों को मतलब ये भेदभाव हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है। इस पे सरकार को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि 4 साल के अल्पकालीन के अंदर मैं नहीं मानता हूँ कि एक सैनिक, हमारी जो भारतीय सेना है उसकी जो परंपराएं हैं, इतिहास है, बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही मतलब काफ़ी अच्छा और विश्व प्रसिद्ध हमारी भारतीय सेना रही है। तो 4 साल के लिए आप धीरे धीरे, जब ये 4 साल, अगले 8 साल, 10 साल, 12 साल, हम एक विश्वसनीय प्रसिद्ध अपनी जो ऐतिहासिक परंपरा है उसको कैसे कायम रख पाएंगे? बिल्कुल, आप एक्स आर्मी रहे हैं रविंदर जी, तो एक्स आर्मी रहने के बावजूद आप जो ये 4 साल का ये जो टाइम पीरियड, जो पेमेंट फी जा रही है वो भी काफ़ी है। जब 22 साल की उम्र में वो रिटायर होकर के आएगा तो वो उस पैसे का कहीं यूज
कर सके, क्योंकि 22 साल की उम्र भी कोई ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हो गई, वो कोई किसी कंपटीशन की तैयारी कर सकता है। हाँ, बस बशर्ते है कि सरकार को अपनी नीति क्लियर करनी चाहिए इसमें कि क्या नीति है, यही कहना है। और जो बच्चे उपद्रव कर रहे हैं उनको किस तरह देखते हैं, और एक क्योंकि एक्स आर्मी पर्सन रहे, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? मैम, सबसे पहले जो भी बच्चे इस तरह का उत्पात मचा रहे हैं उन्हें एक उचित माध्यम के द्वारा अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना चाहिए। राष्ट्रीय संपत्ति की क्षति करना किसी के लिए भी सही नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सेना के अंदर जो आपने अभी पेमेंट वाला सिस्टम बताया है, सेना एक हमारी जो सेना है वो सेना के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी युवा हो, कभी पैसे के लिए नहीं जाता है, पैसे से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो देश सेवा के लिए जाता है। और इसमें सैलरी और पैकेज को नहीं जोड़ के देखा जाना चाहिए। अगर सरकार द्वारा ये 10,000 20,000 भी रखा गया, अगर 50,000 भी रखा जाता है, जिसको देश सेवा करनी है वो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम समस्या यही है, टाइम पीरियड को लेके और युवाओं के भविष्य को लेके। तो सरकार को इस बारे में थोड़ा सा विचार करना चाहिए। आने के बाद उनका भविष्य क्या होगा। हर जगह आपने देखा है कि आने के बाद एक एक्समैन सिर्फ गार्ड की नौकरी करता है, वो अपना पूरे जो सेना की सर्विस का अनुभव जो उसे समाज को देना चाहिए, अनुभव, डिसिप्लिन, जितना भी उसका अनुभव है, उस अनुभव का लाभ जो है वो समाज में नहीं उठा पाता या समाज को नहीं दे पाता है, सिवाय वो एटीएम में, बैंक में या कंपनियों के अंदर 10,000 12,000 की गार्ड की नौकरी करता है और इसी में उसका जीवन समाप्त हो जाता है। बिल्कुल, धन्यवाद आपका बहुत बहुत रविंदर जी। तो आपने देखा कि एक्स सर्विसमैन है रविंदर जी, जो हमें बता रहे थे कि जो निश्चितता का अभाव है, मतलब जो योजना अग्निवीर जारी की गई है, जो अग्निवीर बनाए जा रहे हैं भविष्य के लिए, उन अग्निवीरों को ये नहीं बताया गया है कि भविष्य 22 साल की उम्र में जब वो 4 साल की नौकरी करके सेवानिवृत्त होंगे तो वो क्या करेंगे, राज्य सरकारें उनके लिए क्या करेगी, केंद्र सरकार ने उनके भविष्य के लिए क्या सोचा हुआ है। आधी अधूरी जानकारी के साथ कहीं ना कहीं युवाओं के बीच में अग्निपथ को छोड़ दिया गया है। हमारे साथ और भी जो युवा है वो यहाँ पर मौजूद हैं। शुभम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। शुभम, आपसे हम बात करते हैं। शुभम, कैसे देखते हैं अग्निपथ को? क्या एक अग्निवीर बनने के लिए पैकेज, सैलरी और भविष्य में स्थायी होना ये जरूरी होता है? क्योंकि फौज को कहा जाता है फौज कोई नौकरी नहीं, एक देश सेवा है। मैम, पहले ना इस बात को पहले गहराई से समझना पड़ेगा। मैं जब 2021 में राज्यसभा में एक सीपीएम के नेता थे, उन्होंने राजनाथ सिंह से क्वेश्चन पूछा कि अभी देश में 1,22,000 पद खाली है सेना के, उसके लिए आपने क्या किया है? ठीक, जिस टाइम पे चाइना हमारे देश में घुस रहा था, लद्दाख से ऐसे कुछ खबर आ रही थी, तो उस टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि हम कुछ नया करने वाले हैं। तो उसी टाइम पे पता चल गया था कि हाँ, कुछ नया होने वाला है और ऐसा होने वाला था, अग्नि परीक्षा आने वाली है, किसी को पता नहीं था। तो सरकार ने क्या किया उसके बाद, ना तो कमेटी बनाई, ना ही एनजीओ से पूछताछ की, ना ही सिविल सोसाइटी से पूछताछ की, अचानक से ये स्कीम ला दी युवाओं के सामने, जिसके सारे प्रावधानों को बता दिया गया है। इसमें से मेन कंसर्न यही निकल के आ रहा है कि 4 साल के बाद युवा करेंगे क्या? अगर मान के चलो 4 साल हमने देश की सेवा में लगा भी दिए, लेकिन 4 साल के बाद मैं क्या करूँगा? एक चीज़ ये हो गई। ठीक, दूसरी बात, सरकार क्लैरिटी नहीं कर पा रही है कि हम युवाओं को आगे चल के रिजर्वेशन देंगे, पेंशन देंगे, हेल्थ फैसिलिटी देंगे। ऐसा कुछ भी सरकार ने अभी तक नहीं बताया, ना ही सरकार ने अभी तक गैजेट के द्वारा भी ऐसा कुछ बताया, इतना आंदोलन होने के बाद भी। ठीक, और जहाँ तक रही ये की बात कि सेना में जाना एक तरीके से देश की सेवा है, बिल्कुल मैम, वो देश की सेवा ही है, लेकिन सरकार को भी ये समझना चाहिए कि युवा अपने घर को कैसे चलाएंगे। क्योंकि जो सेना में लोग जाते हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल कमजोर जो होते हैं, समाज के सबसे कमजोर वर्ग जो होते हैं, कड़ी मेहनत करके वहाँ तक पहुँचते हैं। तो सवाल ये है कि वो अपने परिवार का रोजी रोटी कैसे चलाएंगे। बिल्कुल फिजिकल होता है। बिल्कुल, तो मैम ये सबसे बड़ा कंसर्न है। ये कहना कि केवल और केवल देश सेवा है, मैम वो गलत होगा। कहीं ना कहीं उससे परिवार की जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है, उसको भी पूरा करना पड़ेगा एक सेना को। ठीक, तो यही मैम मेन कंसर्न है। बिल्कुल, धन्यवाद शुभम। अभिषेक हमारे साथ हैं, अभिषेक से हम बात करना चाहेंगे। हाँ अभिषेक यहाँ पर हमारे साथ। अभिषेक, एक युवा होने के चलते आप कैसे देखते हैं अग्निपथ को? मैम, युवा होने के चलते मेरा जो मानना है अग्निपथ को लेकर वो ये है कि लाइक जो भी युवा अभी कर रहे हैं, जैसे हमने देखा बिहार में कहीं कहीं गाड़ियाँ जलाई जा रही हैं, ट्रेनें जलाई जा रही हैं, तो उसमें अगर हम बात करें नॉर्मल कोई भी अगर लेजिस्लेशन कभी भी आता है, अगर इसकी बात करें तो कैबिनेट कमेटी ने सीधा लागू कर दिया है, तो उससे दिक्कत ये हो रही है कि प्रॉपर जो कम्युनिकेशन कभी भी स्टैब्लिश होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो उससे भी हमने ये पढ़ा है कि अगर एनवायरनमेंट के लिए कोई भी एक्ट आता है तो उसका एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, उसका सोसाइटी में पहले ये देखा जाता है कि उसका असेसमेंट करके उसका प्रभाव क्या होगा। कोई लेजिस्लेशन आता है तो उसका ड्राफ्ट आता है, फिर पूरे
पूरी सिविल सोसाइटी से या नॉर्मल NGO से बात करी जाती है कि आप बताइए सर्वे करके कि इसका अगर हम इसको लागू करें क्या क्या इसमें कमियां हैं। उन्हें बिना पूछे लोगों से और उसको लागू कर देना, तो उससे एक आक्रोश जो होता है वो पैदा लेकिन होता है। अभिषेक, कहीं ना कहीं सरकार आपको PF के रूप में एक भविष्य, सिक्योर भविष्य देने की कोशिश कर रही है, क्या वो युवाओं को नहीं दिख रहा है? मैम लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि PF के रूप में दे तो रहे हैं, बट एक उससे भी बड़ी बात यह है कि 21 साल में अगर कोई इंसान रिटायर हो रहा है तो उसके बाद उसके फ्यूचर का क्या है, क्योंकि 4 साल आप ट्रेनिंग करके या 4 साल आप सर्विसेज करके ऐसी कौन सी स्किल पालेंगे कि आप आगे के 40 साल या 50 साल जो भी जिएंगे उसमें आप एक अच्छा रोजगार पा सकें। क्योंकि अच्छे अच्छे लोग जो 17 से 22 की उम्र होते हैं स्किल सेट डेवलप करने में लगे रहते हैं। अगर कोई तैयारी भी करता है तो उसमें भी वैरायटी ऑफ स्किल्स ज़रूरत होती है। बात करें अगर उसके बाद वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ भी आता है, बट ये होता है कि जॉब करने के बाद आप एकदम से माइंड फ्रेम को शिफ्ट नहीं कर सकते। तो वो जो स्किल सेट चाहिए होती है और जो प्राइम टाइम होता है 17.5 से लेके 21, 22 या 23 साल तक, जो हमें बहुत ज़रूरी होता है। मैंने अपने जीवन में देखा है कि मैंने जो 17.5 से लेके 22 तक सीखा है वही मैं अपने आगे आने वाले 40 साल में इम्प्लीमेंट करूँगा। बिल्कुल अभिषेक, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि जब एक युवा की शुरुआत होती है जीवन की, उसके कैरियर की शुरुआत होती है, तो उसका माइंडसेट फिक्स होता है कि उसे भविष्य में क्या करना है। जिन युवाओं का माइंडसेट फिक्स है कि उन्हें किस फील्ड में जाना है, उनको तो अग्निपथ से कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन जिन, आपने अभी खुद एक्सेप्ट किया कि गरीब परिवार से आते हैं, अभी एक स्टूडेंट ने बोला है कि गरीब परिवार के मेहनती युवा फौज में जाते हैं, तो जो वो गरीब परिवार का मेहनती युवा जो उस फौज में जा रहा है, जिसके पास कुछ नहीं है, गरीब परिवार से है, उसको एक अच्छी धनराशि तनख्वाह के रूप में 4 साल रिटायर होने के बाद में 22 साल की उम्र में उसको एक PF के रूप में एक सिक्योर फ्यूचर दिया जा रहा है। तो वो उस जो पैसा उसे PF के रूप में एक धनराशि मिल रही है, क्या वो उससे अपना भविष्य सुरक्षित नहीं कर सकते? क्योंकि आप गरीब परिवार से है, क्योंकि जो युवा स्किल्स जिनमें है वो तो एक अच्छी नौकरी में जाते हैं, उनका माइंड सेट होता है कि मुझे इसमें जाना है, वो तो अग्निपथ में नहीं आएंगे। लेकिन जो अग्निपथ में आ रहे हैं, क्या वो इतने सेटल है कि वो उनका भविष्य, अगर वो नहीं जाते, 4 साल नहीं करते, तो उनका फ्यूचर सेटल है? क्या वो स्किल ले पाएंगे? मैम देखिए, ये तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। अच्छे अच्छे स्कूलों से पढ़े हुए लोग भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। तो इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि हम श्योर नहीं हो सकते कि जिन लोगों की स्किल एक्वायर नहीं कर सकते वो अग्निपथ से स्किल एक्वायर कर लेंगे। ये 4 साल बाद वो इतने वेल डेवलप होंगे, या PF का जो आप पैसा बता रही हैं उस पैसे के बाद वो सिक्योर हो जाएंगे, ये तो कोई श्योरिटी नहीं। जो बेरोजगारी तो कम होगी, सड़क पे टिकटॉक बनाते या वो नशा करते हुए या कुछ और अपराध करते हुए, वो तो कम होगा शायद इस 4 साल में। 10वीं करके उस बच्चे को नौकरी मिल रही है, उसको एक भविष्य दिया जा रहा है सरकार द्वारा, कम से कम उसमें तो कमी आएगी। अब ये तो बात है कि बेरोजगारी कम होगी, लेकिन बेरोजगारी एक सस्टेनेबल भी तो होनी चाहिए। अगर सिर्फ सीजनल बेरोजगारी कम करनी है तो वो तो सीजन में हम कैसे भी कर सकते हैं, बट एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन अगर हम देखें, एक डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उसमें हमेशा एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की बात करते हैं ना हम, अप्रोच। तो वो लॉन्ग टर्म अप्रोच की जो है वो कमी दिख रही है इसमें। शॉर्ट टर्म तो हम बहुत चीज़ें कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए हमें से अगर वॉलेंटरी बेसिस पे यार अगर आप इसको कंस्क्रिप्शन, जैसे हम जो इसको कंपलसरी बाहर के देशों में होता है, इसराइल वगैरह में होता है, वहाँ पे से कंस्क्रिप्शन बोलते हैं। अगर वहाँ पर भी ये हो सकता है तो इंडिया में भी हो सकता है, लेकिन उनका भी ये होता है कि उसके बाद उनकी पॉलिसीज़ ऐसी होती है कि उनको लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी मिलता है। शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो आप और भी कई सारे तरीके ला के, सब्सिडीज़ हम अभी भी दे रहे हैं, शॉर्ट टर्म तो हम वो भी इलाज कर रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म जो एक सस्टेनेबिलिटी चाहिए, जो आप एम्प्लॉयमेंट बोल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की अगर आप दर देखें 2018 में एकदम से बूम करी थी, 6% पहुँच गया था, अब धीरे धीरे वो 4.8 पे आया है। लेकिन अगर हमें उसे बहुत कम ले जाना है, 0 से नीचे, या हमें अपने यूथ को एम्प्लॉय करना है, तो लॉन्ग टर्म एक सोल्यूशन हमें ज़रूर देखना पड़ेगा। धन्यवाद अभिषेक। हमारे साथ और भी युवा है, अमित, अभिषेक, सोनू, अमन। हम उन लोगों से बात करना चाहेंगे कि अग्निपथ को देखते हैं, और अग्निपथ में जो ये युवा जो देश को, इस संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम चाहेंगे आप सब खड़े हो जाए, ये जो युवा देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं कि आमजनी कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, जाहिर सी बात है, बेरोजगारी ने ही उनको इस हद तक आने पे मजबूर किया है। ऐसे में अगर उनको ये नौकरी दी जा रही है 10वीं करने के बाद में, तो क्या ये गलत है? मैम बिल्कुल 4 साल का जो टाइम पीरियड है मैम, सबसे मेन तो वही गलत है, क्योंकि एक युवा जो फौज में जाना चाह रहा है वो पिछले कम से कम 2 या 4 सालों से मेहनत कर रहा है, और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है मैम इस चीज़ के लिए, लेकिन उन्होंने उसका टाइम पीरियड बिल्कुल 4 साल कर दिया, और वो मतलब कई बार आर्थिक स्थिति से भी बहुत कम
सकते हैं। कईयों का तो लोन है बहुत ज़्यादा, तो 4 साल तो मैम उनका लोन निपटाने में ही लग जाएगा। तो जो वो उनको पैसा दे रहे हैं वहाँ से, तो उसमें तो उनका जो बचेगा उसमें भी कुछ नहीं होगा। 11 लाख वो वहाँ से दे रहे हैं, मतलब जब तुम्हारा या तो 40 लाख 4 साल के पीरियड में तुम्हारा मिलेगा और 11 लाख एक्स्ट्रा मिलेगा मैम। उस ऐसा तो है नहीं कि 40 का 40 लाख उसने अपने पास रख दिया, कुछ ना कुछ तो वो खर्च करेगा। कम से कम मान लो 20-22 खर्च कर दिया उसने, 20-22 खर्च कर दिया। उसके बाद भी उसके पास जैसे 31-32 लाख जो भी बच रहा है, 31-32 लाख में मैम ना तो अपना कुछ मतलब प्लॉट नहीं आता ढंग से, ना मकान। जरूरी थोड़ी मकान करे, अपना फ्यूचर सेटल करे, किसी बिजनेस में लगाए। फ्यूचर भी तो सेटल नहीं हो सकता ना मैम इस टाइम पे। 31-32 लाख में कौन सा फ्यूचर सेटल हो रहा है? और 10वीं की उम्र में जो वो 17 साल की उम्र में सड़क पे घूम रहा है वो भी मैम कुछ नहीं। अगर वो 10वीं पास करता है 17.5 की उम्र में, वो अगर यहाँ से कोई कोर्स करता है 4 साल के पीरियड में, तो मैम उसके अगर वो वहाँ से 4 साल भर्ती हो, मतलब उसने ट्रायल दिया वहाँ पे 4 साल रहा, लेकिन इसका उन्होंने कोई बेस नहीं बनाया ना कि उसको नौकरी मिलेगी पक्की मिलेगी, या इतने साल तक वो रहेगा। 4 साल वो अपनी नौकरी तो पक्की करेगा यहाँ पे कोर्स करके मैम। कहीं जाके वो अपना इंटरव्यू देगा तो वहाँ पे उसका ये है कि हाँ मैंने अपना 4 साल खुद ऐसे किया, लेकिन 4 साल वहाँ रह के कोई फायदा नहीं। आपसे बात करते हैं, क्या देश सेवा कोई मायने नहीं रखती है? लगती तो है, लेकिन ये टाइम बहुत कम है। और इसमें क्या है कि वो जो लोग पत्थर मार रहे हैं, जिस तरह से पत्थरबाजी हो रही है हमारे देश में, आप लोगों ने भी देखी होगी, उसके सामने अग्निपथ को कहाँ देखते हैं? नहीं मैम, ऐसा नुकसान तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये है कि शांतिपूर्वक अपना करना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? नुकसान करना तो गलत बात है, बट ये है कि अब हम करेंगे क्या, हम 4 साल बाद करेंगे क्या, वो है मेन बात तो वही है। बात ये है कि अगर मैं कोई स्किल या मैं कोई कोर्स करूँ, 3 साल का मैं बीटेक करा, 4 साल का बीटेक करा, उसके बाद मुझे एक कंपनी दे रही 15 लाख का पैकेज पर ईयर या 28 लाख का, मैं उसमें जाऊँगा, मुझे वो ज़्यादा बेनिफिशियल लगेगा। क्योंकि मैं तो एक छोटे परिवार से हूँ, मैं मीडियम परिवार से हूँ। मेरे परिवार एक टाइम में 2-3 लाख रुपए लगा के मुझे 15 लाख की जॉब जब साल में दे देगा, तो मैं वहाँ क्यों जाऊँगा? अपनी जान को जोखिम में डालूंगा, फिर 4 साल का वो लूँगा, फिर उसके बाद कोई मुझे बेनिफिशियल नहीं है उस अमाउंट का, और मैं अपना कुछ कर भी नहीं सकता। हाँ बिल्कुल। थोड़ा उधर चलेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरा कहना ये है कि जैसे एनसीसी को यूथ ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, एनसीसी इतनी बड़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम एनसीसी वालों को तो कहीं मौका ही नहीं मिल रहा फिर। क्योंकि अगर देखा जाए नॉर्मल तरीके से तो कोई भी बच्चा 12th और फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में आके ही अपना सी सर्टिफिकेट क्लियर करता है, बिल्कुल, और वो कम से कम 20 या 21 की एज में कंप्लीट करता है। बिल्कुल। तो मैम एनसीसी का बेनिफिट कहाँ मिल रहा है युवाओं को? ये आपने बहुत बड़ी बात करी कि वाकई में बिल्कुल एनसीसी का जो बेनिफिट युवाओं को मिलता था फोर्स में या सैन्य उसमें जाने के लिए, वो भी नहीं। और हम एक और बात बता दें कि हर यूनिवर्सिटी में देश के जितने भी प्रदेश हैं एक सैन्य विज्ञान पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटी में। एक तरह का सब्जेक्ट है, ये भी एक विषय है सैन्य विज्ञान का, लेकिन उसका कितना फायदा उन बच्चों को मिल रहा है? क्योंकि हमें भी अभी पता चला कि सैन्य विज्ञान भी कोई विषय होता है। क्या आपको भी पता है ऐसा कुछ? मैम अभी इस गवर्नमेंट ने ये स्कीम मुझे जहाँ तक पता है कि वहाँ तक अभी लागू नहीं हुआ है, क्योंकि अभी कहा जा रहा था कि मिलिट्री ट्रेनिंग जो है कंपलसरी की जाएगी, तो अभी उस पर मतलब कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है, तो इस बारे में तो अभी इतना नहीं कहा जा सकता। बट ये है कि जो हमारा यूथ है उसको अंधेरे में धकेला जा रहा है। नहीं, अच्छा, कहीं ना कहीं अग्निपथ को लेके भी तो यूथ घूम रहा है, उनको पूरी जानकारी नहीं है और पूरी जानकारी वो लेना भी नहीं चाहता, सड़कों पे उतर के उस तरफ शुरू कर दिया है। यस मैम, ये तो बात आपने सही बोली कि यूथ जो है पूरी तरह से बातों को समझ नहीं पा रहा है, बट मैम गवर्नमेंट भी तो इस बात को पहले से क्लियर नहीं कर पा रही है। जब यूथ सड़कों पे आया तो गवर्नमेंट नई नई स्कीम अब लागू कर रही है। जैसे आपने परसों ही देखा कि अमित शाह ने 2 स्कीम लागू करी कि जो भी अग्निवीर होंगे, अग्निपथ से जो रिटायर होके आएंगे, रिटायर तो उनको कहा नहीं जाएगा क्योंकि अब वो वहाँ से हटा दिए जाएंगे, यही कहा जाएगा उनको। तो मैम अभी अमित शाह ने ये लागू स्कीम किया है कि उनको सीआरपीएफ और असम राइफल में प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। केवल ये बयान दिया, ये नहीं कहा है कि वहाँ से आने के बाद उनको वहाँ परमानेंट कर दिया जाएगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। एक बार फिर हम हिमांशु के पास चलेंगे और हिमांशु से बात करेंगे। हिमांशु जी, और देशों की बात करें हम, अगर जो और देश है वहाँ पर भी वहाँ के युवा भी अपने देश के लिए ऐसी सर्विसेज में जाते हैं और देश सेवा करते हैं कुछ सालों के लिए, तो क्या उनके भविष्य सिक्योर नहीं होता है? क्या वहाँ पर नहीं है अनिश्चितता का वो रहता है? और देश सेवा के बीच में विपिन रावत जी जो हमारे सैन्य अधिकारी हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं कहा है कि जो फौज है वो कोई नौकरी नहीं है, कोई सैलरी पैकेज नहीं है। अगर आपके दिल में देश की सेवा के लिए कुछ है, और हम तो जानते हैं गढ़वाल तो देश सेवा में सबसे आगे रहा है, ऐसे में
इस तरह का जो तोड़ फोड़ की जा रही है, सड़कों पे उतर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, कितना सही इसको मानते हैं? मैम इसको तो कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता कि ये बिल्कुल गलत है। जो भी हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं उसको हम सब लोग उसकी निंदा करते हैं। अगर हम बिपिन रावत जी की बात कर रहे हैं तो हमको जनरल वीके सिंह का भी स्टेटमेंट पढ़ना चाहिए, हमको जीडी बख्शी साहब का भी स्टेटमेंट पढ़ना चाहिए। और ये वो लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ है। इनफैक्ट वीके सिंह तो इस वक्त पॉलिटिक्स में है और मंत्री भी हैं। जब उनसे पूछा गया कि ये जो एक स्कीम आई है इसके ऊपर आपका क्या विचार है, तो उनके एग्जैक्ट वर्ड्स ये थे कि इस स्कीम को डिज़ाइन करने में मेरा कोई भी हाथ नहीं है, मेरा कोई भी रोल नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि स्टिल आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा, तो उनका ये कहना था कि मैं वेट करूंगा और मैं देखूंगा कि ये ग्राउंड पे कैसे काम करती है। अगर ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये वीके सिंह के वर्ड्स हैं, ये वीके सिंह के वर्ड्स हैं। अगर मंत्री को जो कि फौज में रह चुके हैं, जनरल रह चुके हैं, उनको खुद को फुल कॉन्फिडेंस नहीं है स्कीम के ऊपर, तो आम जनता, आम युवा उसको कैसे कॉन्फिडेंस हो सकता है? दूसरा जो आपने बोला कि इंडियन आर्मी इज़ नॉट अ जॉब, इट इज़ अ देश सेवा, ये पेट्रोलिज्म का सिंबल है। मेरा ये कहना है कि हम सिर्फ इंडियन आर्मी को ही क्यों कनेक्ट करते हैं देशभक्ति से? आप भी देशभक्त हैं, मैं भी देशभक्त हूँ, हम सब देशभक्त हैं, हम सबका देशभक्ति का तरीका अलग है। क्या हमारे नेता देशभक्त नहीं है? अगर वो देशभक्त हैं तो वो सदनवीर क्यों नहीं हो सकते? आप विधायक का इलेक्शन लड़ो और आप एक कानून बनाओ कि आप दोबारा विधायक नहीं बन सकते। एक विधायक अगर 3 बार विधायक बनता है तो उसकी 3 बार पेंशन है। फिर अगर वो मंत्री बनता है तो उसकी मंत्री की पेंशन है। फिर अगर वो सांसद बनता है तो उसकी सांसद की पेंशन है। तो ये सिस्टम नीचे से क्यों स्टार्ट किया जा रहा है? ये ऊपर से स्टार्ट किया जाना चाहिए। फिर आपका जो पहला सवाल था कि अमेरिका में ये होता है, इसराइल में होता है, नॉर्थ कोरिया में होता है, साउथ कोरिया में होता है, जापान में होता है, रशिया में होता है, तो आप एक बार उनकी इकोनॉमीज़ को और हमारी इकोनॉमीज़ को देखें, एक बार आप उनकी पॉपुलेशन को और हमारी पॉपुलेशन को देखें। अमेरिका में व्यक्ति अगर 4 साल की सर्विस करता है, 2 साल की सर्विस करता है, तो उसका जो एजुकेशन है ना मैम, जो उसने पढ़ा है, वो उसे इनेबल करता है, वो उसे ताकतवर बनाता है कि वो जॉब मार्केट में जाएगा और उसे जॉब मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितनी इंडिया में। अब एक पहाड़ का बच्चा है, आप स्कूल में जाओ, आप पहाड़ के किसी स्कूल में जाओ, आपको पता है वहाँ पे क्या हालात है। वहाँ पे अगर बच्चा 12th करता है तो वो केवल पास हो रहा है, उसको नॉलेज नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि पहाड़ के स्कूल जो है वो बहुत दुर्गम क्षेत्रों में है। वहाँ पे टीचर्स बहुत मुश्किल से पहुँच पाते हैं, बच्चे बहुत मुश्किल से पहुँच पाते हैं, वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है उसके पास। वो केवल 12th करता ही इसलिए है या 10वीं करता ही इसलिए ताकि वो फौज में भर्ती मार सके। उसका 99% अगर मैं आपको बताऊं, उसका एम या तो होता है भर्ती मारना, पहला एम। दूसरा, अगर वो भर्ती में पास नहीं होता तो होटल मैनेजमेंट की तरफ जाता है। ये अपने पहाड़ का कल्चर है। अब आपने उसका पहला एम उससे छीन लिया। अभी आपका एक सवाल था जो आपने अभिषेक से पूछा कि देशभक्ति और जिसको जाना है वो जा सकता है, जिसको नहीं जाना वो नहीं भी जा सकता है। वो ऑप्शन मेरे पास है, वो ऑप्शन आपके पास है, लेकिन वो ऑप्शन उस बच्चे के पास नहीं है जिसने बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि उसे आर्मी में भर्ती मारनी है। अब वो आर्मी में भर्ती मारने की तैयारी कर रहा है। अब उसको ये पता चलता है कि बॉस नौकरी केवल 4 साल के लिए है, केवल 4 साल के लिए। अगर हम इसे देशभक्ति के तौर पर भी देखते हैं तो भी 4 साल है, और अगर मैं इसे रोजगार के तौर पर देखूँ तो भी 4 साल है। फिर एक पॉइंट बार बार जो है सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है कि सरकार आपको 20 लाख रुपए देगी। ये अभी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का बयान था। इतना ज़्यादा उसकी जो 4 साल की इनकम 23,43,000 समथिंग है। हाँ, तो उन्होंने क्या कैलकुलेट किया? उन्होंने ये कैलकुलेट किया कि 11 लाख रुपए का आपका पीएफ होगा, और एज्यूम किया है कि 9 लाख रुपए आप अपने सेविंग कर लोगे। मैं नहीं करूंगा सेविंग, आप कैसे काउंट कर सकते हो उसे? जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारियां हैं। मैं घर बना सकता हूँ, मेरी बहन की शादी हो सकती है, मेरे माँ बाप बीमार हो सकते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ सेविंग। अब बात करते हैं 11 लाख की। जो 11 लाख वो प्रोविडेंट फंड जिसको उन्होंने नाम सेवा निधि दे दिया है, उसमें से 5.5 लाख रुपए तो मेरा ही है ना। 5.5 लाख रुपए मेरा है, 5.5 लाख रुपए सरकार ने दिया, वो आपकी सैलरी से जो कट रहा है, मेरी सैलरी से कट रहा है। क्या ये केवल यहाँ कट रहा है? ये तो प्रोविडेंट फंड का नियम है मैम। ये तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, इनफैक्ट आप किसी भी प्राइवेट जॉब में ऑन रोल है, पे रोल है, तो आपका 12.5% तो कटता ही है। अच्छा हिमांशु, ये मैं आपको एक बात और पूछना चाहूँगी कि स्किल्स नहीं है, बच्चे ने चलिए वो 10th पास करी, वो चला गया, अग्निपथ बन गया, अग्निवीर बन गया, उसके बाद में जो सोई पैसा मिलता है 22 साल में जब वो आता है, क्या उस पैसे से वो अपना स्किल्स डेवलपमेंट या कोई अच्छी कोचिंग करके किसी अच्छी नौकरी में नहीं जा सकता? क्या एक युवा को अपने ऊपर इतना भी भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है? जी मैम, पहला तो ये है कि हम जितने भी यहाँ पे हैं या जितने भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, तो हम केवल विरोध करने के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर इसमें 100 बातें लिखी हैं तो इसमें से मैं मानता हूँ कि 30 बातें ठीक भी होंगी और 70 बातें खराब भी होंगी, जिनमें और कुछ किया जाना चाहिए। अगर मैं केवल मॉनेटरी टर्म्स की बात करूं, केवल उस 11 लाख रुपए की बात करूं, क्योंकि एक्चुअल में 11 लाख है, 20 लाख नहीं है, 11 लाख है। अगर मैं उस 11 लाख की बात करता भी 11,72,000 रुपए एग्जैक्ट अमाउंट मुझे मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको मानता हूं कि 4 साल बाद मुझे
नहीं मिलता। हम में से शायद कोई नहीं होगा जिसके अकाउंट में 11 लाख रुपए होंगे, और हम में से कोई अग्निवीर आ जाता है, उसके अकाउंट में 11 लाख रुपए, ठीक है, अगर उसमें खुश है तो हम भी खुश हैं। बात ये नहीं है कि 4 साल बाद आपकी पॉकेट में चिट गया है। मेरा क्वेश्चन हिमांशु फिर कहीं मिस हो गया है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि एक अग्निवीर बनता है, अग्निपथ योजना में जाता है, 4 साल वो काम करता है। जब वो गया था, एक गरीब परिवार से था, स्किल डेवलपमेंट के लिए उसके पास कुछ नहीं था, उसके हाथ खाली थे, परिवार के पास उतनी सोर्सेज नहीं थे। वो वहाँ जाता है, 4 साल नौकरी करता है, उसको जो PF के रूप में एक राशि मिलती है उसको वो लेकर के आता है, उसको स्किल डेवलपमेंट पे लगाता है, एक कोचिंग लेता है बढ़िया सी, और एक अच्छी नौकरी में जा सकता है, क्योंकि एज तो अभी ख़त्म नहीं हुई है, उसके पास उम्र तो है कि वो किसी भी कंपटीशन में बैठ सकता है। तो क्या इतना भरोसा युवाओं को अपने पे नहीं है? मैम, युवाओं को तो अपने ऊपर पूरा भरोसा है। आप तो कुछ भी करवा लो, युवा कर लेंगे। आप पिछले 5 साल का ट्रैक उठा के देखो, CDS की कितनी वैकेंसी आती हैं लड़कियों के लिए, पूरी इंडिया में केवल 15 वैकेंसीज आती हैं। उत्तराखंड PCS 5 साल में एक बार हुआ है, कितनी वैकेंसी हैं। लोअर PCS एक बार हुआ है, कितनी वैकेंसी हैं। मेरे अंदर अगर स्किल सेट है भी, ये बच्चे अगर 10 साल कोचिंग कर भी लेते हैं, 5 साल कोचिंग कर भी लेते हैं, आप आज पेपर करवा लो, आज निकाल भी लेते हैं, पेपर कहाँ है मैम? UKSSC के पेपर होते हैं, कितना करप्शन है उसमें, आपको पता नहीं है कि आज जो फॉर्म निकला है उसका एग्जाम कब होगा, एग्जाम हो गया उसका रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट हो गया तो ज्वाइनिंग कब होगी, आपको पता नहीं है। तो अगर वो लड़का 22 साल बाद आके 11 लाख रुपए अपने स्किल सेट में डेवलप कर भी देता है, अगर मैं गवर्नमेंट एग्जाम की बात करूं, गवर्नमेंट जॉब की बात करूं, तो गवर्नमेंट जॉब निकलेगा कहाँ पर, राइट? तो एक तो ये है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, 11 लाख रुपए की वो क्या कर सकता है? अपनी दुकान खोलेगा, दुकान का किराया देना पड़ेगा, कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ हो चुका है कि हो सकता है वो सक्सेसफुल हो जाए, और ये भी हो सकता है कि वो सक्सेसफुल ना हो। तो वो तो एक रिस्क है जो कि उसे लेना पड़ेगा। रिस्क तो हर जगह पर है, क्योंकि जाहिर सी बात है, हमने जवाहरलाल नेहरू जी जब थे उन्होंने भी कहा था कि हमें फैक्ट्रियों की ज़रूरत है, कारखानों की ज़रूरत है। हमें आज हमारी सरकार, अगर मोदी सरकार अगर बात करती है, लघु उद्योगों की बात करती है, नौकरियां तो फिर भी देश में इतनी नहीं है कि सारे जो हमारे युवा हैं वो नौकरियों पे चले जाएं। तो कहीं ना कहीं एक ऑप्शन तो चाहिए नौकरी के साथ कि वो कर सके। अगेन ये शॉर्ट टर्म ऑप्शन है मैम, अगर इसे लॉन्ग टर्म ऑप्शन बनाना है, आप एक देखो, जब इनिशियली गवर्नमेंट आई थी तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कैंपेन स्टार्ट किया था, मेक इन इंडिया। क्या हो उस मेक इन इंडिया का? आज भी मैन्युफैक्चरिंग में हम कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे सीधा सीधा रीज़न ये है कि जो हमारा एजुकेशन है और जो ऑन जॉब रिक्वायरमेंट है, उसके पीछे बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमें जो स्कूल्स में, जो कॉलेज में सिखाया जाता है, वो प्राइवेट सेक्टर में या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, गवर्नमेंट जॉब में रिक्वायर्ड नहीं है। तो अगर हमें भविष्य देखना है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन देखना है, तो हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, जो कि ज़्यादा आसान और ज़्यादा प्रैक्टिकल सिनेरियो है। अगर मान लेते हैं हम किसी बच्चे को 4 साल अगर हम उसे ऑन जॉब ट्रेनिंग देते हैं, तो उसके एम्प्लॉयबल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप 4 साल आर्मी की ट्रेनिंग दे रहे हो, 4 साल आर्मी ट्रेनिंग के बाद आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि HR मैनेजर बन जाएगा, या फाइनेंस मैनेजर बन जाएगा, मार्केटिंग मैनेजर बन जाएगा, तो वो नहीं बन पाएगा। नहीं, आफ्टर स्किल डेवलपमेंट तो वो तो हम स्कूल एज में भी तो कर सकते हैं ना। अगर हम 7th में, 8th आपके में, पास 9th इतनी में, इकोनॉमी नहीं है, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बेटर नहीं है। मैम हम 170 करोड़, इनफैक्ट शायद 840 करोड़ रुपए खर्च करते हैं किस चीज़ के ऊपर? जो हमारे रिटायर्ड MLAs हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, केवल उनकी पेंशन के ऊपर। तो अगर हम उनकी पेंशन और रीपेंशन एंड मल्टीपल पेंशन में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो क्या हम पहाड़ी बच्चे के एजुकेशन में पैसा खर्च नहीं कर सकते? हम स्कूल डेवलपमेंट में पैसा नहीं खर्च कर सकते? काफ़ी हमने बात कर ली, हम लास्ट में यही जानना चाहेंगे कि होना क्या चाहिए हिमांशु? मैम ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, ये अचीव बिल्कुल किए जाने चाहिए। अग्निपथ से किसी को कोई शिकायत नहीं है, अगर इसको थोड़ा सा और रिफॉर्म लाया जाए। अगर अमेरिकन और इजराइल मॉडल के साथ हम जाएं, तो वहाँ पर सिर्फ एक डिफरेंस ये है कि 4 साल की ट्रेनिंग के बाद कैंडिडेट यानी बच्चे के पास ये ऑप्शन होता है कि वो आर्मी ज्वाइन करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर सरकार के पास, उनके पास ये ऑप्शन है कि वो आपको कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो अगर मैं 4 साल ट्रेनिंग ले चुका हूँ, तो मेरी ट्रेनिंग के ऊपर एक कॉस्ट लगी होगी, तो जब वो कॉस्ट लगी है तो आप नया रिक्रूटमेंट क्यों कर रहे हैं? उनकी भी तो ट्रेनिंग में पैसा लगेगा। आपका कहना है सेना चुनने का ऑप्शन जो है वो युवा को दे देना चाहिए कि वो जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है, कि सरकार को युवाओं के मतलब दे देना चाहिए, सारे अधिकार युवाओं को दे देने चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। एग्जैक्टली, बच्चे के पास ये अधिकार होना चाहिए, क्योंकि 21 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में रिटायर हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिजिकली अनफिट है। वो ऑब्वियसली फिजिकली फिट हो चुका है, उसको ट्रेनिंग मिल चुकी है, वो उस एनवायरनमेंट में ढल चुका है। तो अब आप उसको हटा के और नए कैंडिडेट को लेके आ रहे हो और दोबारा से वही खर्चा उसके ऊपर कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं बेतुकी बात है। 35,000 आप हर साल
सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? बात करनी चाहिए थी, इसको बिल बना के सदन में लाना चाहिए था, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी, युवाओं से पूछना चाहिए था, डिस्कशन करना चाहिए था, इसको पायलट बेस प्रोजेक्ट के रूप में लाना चाहिए था। आर्मी ऑफिसर यस, आर्मी ऑफिसर से पूछना चाहिए था। रेगुलर भर्ती और अग्निपथ को एटलीस्ट 3 साल तक एक साथ लेके जाना चाहिए था। उसके बाद एक ग्रेजुअल शिफ्ट किया जा सकता था। आपने अचानक से रेगुलर भर्ती को खत्म कर दिया, अचानक से एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, बच्चे कंफ्यूज हुए हैं और इसमें विपक्ष ने इसका फ़ायदा उठाया है। ये जो भी आगजनी हो रही है, मुझे नहीं लगता कि बहुत, अगर इसमें 50% शायद स्टूडेंट हो सकते हैं जो बहकावे में आए हों, बाकी 50% तो शायद ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता होंगे। पॉलिटिक्स बहुत है इसमें। धन्यवाद। तो जाहिर सी बात है, हिमांशु ने साफ कर दिया कि ये जो आगजनी या ये जो उपद्रव हो रहा है, जो सड़कों पे उतर के आंदोलन कर रहे हैं, इसमें राजनीति बहुत है। सरकार ने अग्निपथ योजना जारी करी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों को मुद्दा मिल गया तोड़फोड़ करने का, धरने करने का, प्रदर्शन करने का और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का, और उसमें उन्होंने मदद ली युवाओं की। वो युवा जो अपने भविष्य का निर्धारण नहीं कर सकता, उन युवाओं की जो मानसिक स्थिति है, उससे कहीं ना कहीं अग्निपथ के नाम पे खेला जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं, हम चाहते हैं अगर कोई कुछ कहना चाहता है अग्निपथ को लेके, तो पहाड़ टीवी का ये जो मंच है ये आप लोगों के लिए है। कोई कुछ कहना चाहता है? आप लोगों में से कोई कुछ कहना चाहता है? सरकार से कोई मांग आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? आप कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, बोलिए, खड़े होकर बोलिए, नाम बताइए अपना। तेज बोलिए, तेज। मेरा नाम प्रीति है। इस योजना के बारे में जब मैंने सुना था, तो एक तो ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है, 4 साल के लिए है। एक फौजी के लिए कम से कम 4 से 5 साल तो ट्रेनिंग के लिए चाहिए। ठीक है, 6 महीने में आप क्या ट्रेनिंग कर लोगे? मैं अपना बताऊँ तो मेरा बेटा है 7 साल का, जिसका जो अभी से कहता है कि मुझे फ़ौज में जाना है। तो मैं इस चीज़ में क्या बोलूँ कि मैं उसको ऐसे फ्यूचर ऐसे 4 साल के लिए वो करूँ। अगर ये आगे, हाँ मैं ये नहीं कह रही गलत है, मैं ये नहीं कह रही, अगर ये इसमें सरकार ने कुछ किया होता है, लंबे टाइम के लिए कुछ किया होता, तो मैं एक बार के लिए ये भी कह सकती थी कि हाँ ठीक है चलो, बट बहुत कम टाइम के लिए। मैम 4 साल बाद क्या करेगा वो? हिमालय पर्वत पे तो जाएगा नहीं मैम। 4 साल मतलब जैसे कि सर ने कहा कि उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। हमारे साथ लड़कियां हैं, लड़के भी हैं, वो कल के दिन लड़की जैसे कि योजना दोनों के लिए है, ठीक है, हमारे भी से कोई लड़कियां भी निकल सकती हैं, उनके ऊपर वो चाहे लड़कियों में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किसी को कुछ काम है, किसी को कुछ है। बिल्कुल, पारिवारिक जिम्मेदारी है, पारिवारिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो जैसा कि हमने यहाँ पर जो बच्चे थे इस इंस्टीट्यूट में, हमारा मकसद था कि हम बच्चों के बीच में जाए, हम उन युवाओं के बीच में जाए और उनकी मनस्थिति जाने कि अग्निपथ को लेके, अग्निवीर बनने को लेकर के उनके जो दिमाग में जो चल रहा है, उसको पहाड़ टीवी के मंच से आप लोगों के बीच में लाना हमारी उद्देश्य था। और वही कोशिश हमने इस खबर के माध्यम से करने की कोशिश करी है कि युवा क्या चाहते हैं। युवा चाहता है कि सरकार उन्हें बताए कि 4 साल के बाद उनका भविष्य क्या होगा, लेकिन उपद्रव करना, धरना करना, प्रदर्शन करना और सरकारी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कहीं भी ये जायज़ नहीं है। एक युवा को ये शोभा नहीं देता, क्योंकि ये जो नुकसान किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों के, हमारे जो माता पिता है या जो हम वो कमाते हैं, उसी से इस संपत्ति का टैक्स दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है, ये सब नहीं होना चाहिए। एक युवा को गुमराह नहीं होना चाहिए, उसको इसका जवाब मांगना चाहिए कि 4 साल बाद उसका भविष्य क्या होगा। और सरकार को चाहिए कि वो ये निश्चित करे युवाओं के लिए कि 4 साल के बाद वो क्या करेंगे और 4 साल बाद वो एक सेना के अधिकारी रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसको चुनने का अधिकार भी कहीं ना कहीं उन युवाओं को दिया जाना चाहिए। ऋषिकेश से पहाड़ टीवी के लिए मैं विनीता कुमार।